Good morning all. Today the date is 26th of November 2020 and the day is Thursday. ओके और हम लोग हमारा पाठ रस पढ़ रहे थे। कल हमने इसी पाठ में श्रृंगार रस के बारे में पढ़ा था। श्रृंगार रस में हमने पढ़ा था कि रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस मुख्य रूप से नायक और नायिका के प्रेम पर आधारित रस। ये दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहां नायक नायिका के मिलन और उनके साथ रहने का जिन पंक्तियों में वर्णन हो वो संयोग श्रृंगार है, और नायक नायिका के अलग होने का और उनमें दूरियों का वर्णन जिन काव्य पंक्तियों में किया जाता है वो वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, आज हम इसी पाठ रस में आगे का सेकंड वाला रस हास्य रस। ठीक है, हम सेकंड रस में पढ़ेंगे बेटा हास्य रस। हास्य रस में देखो बेटा, जहां कवि किसी विचित्र वेशभूषा, चेष्टा तथा कथन का वर्णन करके हास्य नामक स्थायी भाव को जगाता है और वो भाव विभाव आदि से पुष्ट होता है तो उसे हास्य रस। सबकी परिभाषा वही रहेगी कि जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब जहां पर विचित्र वेशभूषा का, विचित्र माहौल का, विचित्र बातों का वर्णन किया जाता है और हमें उस वर्णन के फलस्वरूप जहां हंसी आती है या हमारा मन खुश होता है, आनंदित होता है, तो वो हास्य रस है। एक उदाहरण द्वारा इसे समझो। सिर गोट मोट पर चुटिया थी लहराती। सिर गोट मोट मतलब सिर में तो बाल नहीं थे। सिर गोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। जब मटक मटक कर चले हंसी भी भारी, हो गए देखकर लोट पोट नर नारी। अब ये चीजें पढ़कर जितना आनंद नहीं आता, बस वो सीन अपने मन में क्रिएट करो कि एक ऐसा कोई आदमी है मोटा, जिसकी तोंद निकली हुई है, जिसके सिर पे बाल नहीं है, एक चोटी लटकती है, तोंद इतनी है कि वो घुटनों तक, मतलब इतनी लटक रही है कि वो घुटने छू रही है। ठीक, कि जब वो चल रहा है तो उसका जो पेट है वो भी हिल रहा है। वो दृश्य देखकर पढ़ने पर शायद ना आए, लेकिन दृश्य देखेंगे तो डेफिनेटली हंसी आती है। ठीक, यहाँ विचित्र स्वरूप वाले किसी पात्र का वर्णन किया जा रहा है बेटा, और पात्र जो है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है ना, उसने हमारे मन में हास्य रस को जगाया है, स्थायी भाव को। तो वो क्या होगा बेटा, वो पात्र क्या होगा, सॉरी बताओ जल्दी, जिसके कारण स्थायी भाव जागता है, वो क्या होगा, विभाव। विभाव। कौन सा विभाव, विषय ना, आलंबन। आलंबन विभाव है बेटा, आलंबन है ना, आलंबन विभाव है। ठीक, आलंबन विभाव। और उद्दीपन क्या होंगे, उसकी लटकती हुई तोंद, उसकी लहराती हुई चोटी, है ना, उसका बेढंगेपन से चलना, ये सब क्या है, उद्दीपन है। अब विभाव में आश्रय और विषय। ओके, तो आश्रय दर्शक होंगे जो इन चीजों को देखकर हंस रहे हैं, जिनके मन में वो भाव जागा है, वो आश्रय है। ओके, अब अनुभाव, जो भाव के पीछे आया है, जो हमें चेंजेस आए हैं, हम पढ़ने वाले हैं या हम देखने वाले हैं वो सीन, तो हमें क्या चेंज आएगा, हम हंसी से लोटपोट हो जाएंगे, हम जोर जोर से हंसेंगे, ये क्या है, अनुभाव है। ठीक, संचारी भाव क्या होंगे, हर्ष होगा, खुशी होगी ना उसको देखकर, एक उत्सुकता होगी कि अब ये नेक्स्ट मोमेंट क्या करेगा, औत्सुक्य, ये होंगे संचारी भाव। तो इस प्रकार यहाँ पर हास्य रस, कि इन सारी चीजों को देखो कि जब आलंबन ऐसा है, आश्रय ऐसा है, अनुभाव ऐसे हैं, विभाव ऐसे हैं,
संचारी भाव ऐसे हैं। तो ये सब मिलके जो हमारे अंदर उत्पन्न करेंगे वो हास्य रस। ठीक है, कि जब ऐसी सारी परिस्थितियां हैं, ऐसे सारे रस के अंग हैं, तो जो पुष्ट होगा वो कौन सा रस पुष्ट होगा? हास्य रस। कि जब विचित्र परिस्थितियों, वेशभूषा या व्यक्ति को देखकर हास्य नामक स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव से पुष्ट होता है, तो हास्य रस की उत्पत्ति होती। ये है हमारा हास्य रस। किसी को कोई प्रॉब्लम हास्य रस में बेटा? स्थायी भाव होता है हास्य, ठीक है। और वही मतलब परिस्थिति पे डिपेंड करेगा कि इसमें आलंबन कौन है, आश्रय कौन है, विषय कौन है, और अनुभाव और संचारी भाव कौन से है। अनुभाव हास्य रस के हमेशा यही रहेंगे, हंसी, है ना, और हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, ये अनुभाव रहेगा। हंसते हंसते, बहुत लोग होते हैं जो हंसते हंसते ताली बजाते हैं, ये अनुभाव रहेगा। ठीक है। और वो एक होता है ना जिसमें कि बहुत ज्यादा हम बनावटी वो करते हैं, उसमें हंसते हंसते बहुत लोग कुर्सी से गिर जाते हैं, इतना हंसी आ रहा है, पेट पकड़ के हंस रहे हैं वो, तो ये सारे अनुभव में जाए। ठीक है। हमारा तीसरा रस जो है बेटा वो है करुण रस। तीसरा रस है करुण रस। करुण रस जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव आदि से संयुक्त होकर रस दशा को प्राप्त करता है, तो करुण रस की पुष्टि होती है। कि जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब करुण रस मतलब जहां पर दुख का, शोक का, रुदन का वर्णन हो, वो करुण रस है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक। हमने एक कविता पढ़ी थी हमारी 6th क्लास में, झांसी की रानी पढ़ी थी, याद है? चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। यस मैम। है ना? वो वीर रस की कविता है ना? पूरी कविता में वीर रस है। ठीक, हमें जोश आता है, लेकिन वो एक कुछ पंक्तियां हैं उसमें कि वो मेहंदी वाले हाथ, वो रानी बनी महारानी अब दासी थी, रानी हुई वीरानी। है ना? वो वाली जो पंक्तियां है ना कि मेहंदी के हाथ अभी उतरे नहीं है, रानी विधवा हुई, वो वाली जो पंक्तियां है ना, वो पंक्तियां उस पूरी कविता में वीर रस है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पंक्तियां हैं वो क्या है? करुण रस की पंक्तियां। रानी विधवा हुई, ऐसा ही कुछ है ना उसमें कविता में। रानी विधवा हुई, शायद विधि को भी दया ना है। हाँ, है ना, नियति को भी दया नहीं है, ऐसी। शोक विकल सब रोब ही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करई बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल बारही बार। ठीक है। ये यहाँ पर राजा दशरथ की मृत्यु पर रानियों के शोक और दुख का वर्णन। ठीक है। इसमें यहाँ महाराजा दशरथ के मरण पर रानियों के शोक का वर्णन है कि शोक विकल सब रोबही रानी, कि शोक विकल होकर सारी रानियां रो रही थी। रूपशील बल तेज बखानी, उनके रूप, सौंदर्य और सब ढल गए थे। करई विलाप अनेक प्रकारा, तीनों रानियां अलग अलग प्रकार से विलाप कर रही थी। परई भूमि तल बारही बार, और बार बार उस दुख के कारण जमीन पर गिर रही थी, है ना, मूर्छा आ रही थी। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर स्थायी भाव तो क्या हुआ इसमें? शोक। शोक। अब एक बात बताओ, किसके कारण शोक नामक स्थायी भाव जागा? पति की मृत्यु के, दशरथ की मृत्यु के कारण। तो आलंबन क्या हुआ? दशरथ। आलंबन क्या हुआ बेटा इन पंक्तियों में? दशरथ। किसके मन में जागा? किसने रस को आश्रय दिया? आश्रय कौन है? रानिया। वेरी गुड। आश्रय कौन है? रानिया। ठीक है। उसके बाद उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन वही है कि वो माहौल है, रोगों का रुदन है, जो दशरथ है उनका मृत शरीर है, ये सब उद्दीपक होंगे, है ना? कि जब कोई हमारे गले लग के रोया तो और ज्यादा रोना आया, ये सारी उद्दीपक वाली बातें हैं। इन पंक्तियों में उनका वर्णन नहीं है। ओके।
उसके बाद देखो अनुभाव क्या है। अनुभाव रोने की वजह से वो बीमार पड़ रोना, गए। बार बार भूमि पर गिरना, है ना। आंखों एक है से ना आंसू आना। इसमें रूपशील बल तेज बखानी, कि बार बार वो उनके रूप का, उनके शील का, उनके जो उनका पुरुषत्व था उनका वर्णन कर रही थी कि राजा ऐसे है वैसे। होता है ना कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसका वर्णन करते हैं कि ऐसा था वैसा था, करते हैं ना। तो ये सब अनुभव है कि उस तरह का वर्णन करना, रानियों द्वारा बार बार भूमि पर गिरना, जोर जोर से रुदन करना, ये सब क्या है, अनुभाव। ठीक, अब मुझे बताओ इसमें संचारी भाव क्या होगा। संचारी भाव क्या होगा, चिंता, दीनता चिंता। होगा, और स्मृति। स्मृति। वेरी गुड, वेरी गुड, यही मैं वर्ड सुनना चाहती थी, स्मृति। अभी ऊपर वाली पंक्तियों में आया ना कि वो उनके बल और इसका वखान कर रही थी, वर्णन कर रही थी। तो स्मृति मतलब याद, कि कोई हमसे दूर चला जाता है तो उसकी बातें हमको याद आती है उसी वक्त। ठीक है, एक पति की मृत्यु हो गई है, आने वाले समय में क्या होगा, ये भाव कौन सा होगा, विषाद। विषाद तो दुख है। चिंता, 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 वेरी गुड, है ना। तो अब यहाँ पे संचारी भाव देखो, दीनता होगा, दैन्य, चिंता होगा, स्मृति होगा, विषाद होगा। ओके, तो ऐसे ही पंक्तियों से आपको ये सारी चीजें पकड़नी है। यस मैम। ठीक है, तो समझ में आया। करुण रस स्थायी भाव शोक होता है, किसी अप्रिय वस्तु के चले जाने पर जिस रस का हमें अनुभव होता है वो करुण रस है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, करुण रस। यस यस हम मैम। 3 रस पढ़ चुके हैं, Yes, श्रृंगार ma'am. रस, हास्य रस और करुण रस। तीनों में कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। आप लोगों को सबके स्थायी भाव याद होने चाहिए और सबके संचारी भाव की, मतलब अगर करुण रस है, अगर दुख है तो उसमें लगभग यही संचारी भाव चलते हैं बेटा। हास्य रस है तो वही संचारी भाव है कि हंसी जहां आएगी तो हंसी के साथ साथ बहुत बार आंसू भी आ जाते हैं, है ना। उत्सुकता होती है, हर्ष होता है, प्रमाद होता है, ये सारी चीजें हैं। ओके, अब हमारा चौथा जो प्रकार है, आगे बढ़ा दूं बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, एग्जाम्पल तो मैं और करवाऊंगी, पर्टिकुलर में अलग से वो एग्जाम्पल अलग अलग वो ले लूंगी। एक बार मैं सारे रस एक्सप्लेन कर दूं? यस मैम। Yes, यस मैम। उसके बाद एक दो दिन का Yes, सेशन हम ma'am. केवल एग्जाम्पल्स ले लेंगे, वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, ताकि उसमें क्या होगा, मिक्स वाला होगा तो हम चीजों को, अभी तो क्या है, अभी मैं अगर तुम्हें इसी रस के 4 एग्जाम्पल और देती हूँ ना तो तुम यस मैम यस मैम यस मैम करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल गया ये करुण रस है, ये शोक होगा, इसके ये संचारी भाव होंगे, तो तुम वही रिपीट करोगे। मैं तुम्हें 4 अलग अलग, जिसका तुम्हें पता नहीं है कि इसमें कौन सा रस है, वो मैं तुमसे निकलवाऊंगी, तो वहां तुम्हारा जो दिमाग है ना वो एक्सरसाइज करेगा। अभी जो तो तुम क्या करोगे कि करुण रस है, मैडम ने कहा था कि ये 4 स्थायी भाव होते हैं, यू आर गोइंग टू रिपीट ऑल दिस, कि तुम सब वही रिपीट करोगे। तो मैं एग्जाम्पल अलग अलग बाद में लूंगी बेटा, ठीक है। या आप Yes, ma'am. चाहो तो मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल दूं एक के साथ अनेक, दूं क्या बेटा? नो मैम। नो मैम, पहले नो से मैम। ठीक है। नो मैम। अब हमारा अगला जो बेटा चौथा रस है वो है रौद्र रस। रौद्र मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। जिस रस में गुस्सा है वो रौद्र रस है ना। ठीक है, जब क्रोध नामक स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव हास्य रस का भास, करुण रस का शोक और रौद्र रस का क्रोध। ओके, जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभावादि से पुष्ट होता है और रस की दशा को प्राप्त होता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। कि जब क्रोध नामक जो मन का भाव है
उसे पर्टिकुलर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट करते हैं तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, रौद्र रस एक कविता या अलंकारों में और बहुत बार हमने पढ़ी है कि जब अभिमन्यु चक्र तोड़ने चला जाता है ना, और मृत्यु को प्राप्त होता है ना, उसके पश्चात कृष्ण जब अर्जुन को वो संदेश सुनाते हैं कि तुम्हारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ, उस वक्त की जो पंक्तियां हैं वो रौद्र रस का उदाहरण है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसके लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ। वो जो पंक्तियां हैं, उस वक्त जो अर्जुन शपथ लेता है कि सूर्यास्त तक मैं उसे मारूंगा, ये सारी जो पंक्तियां हैं ना, वो सब रौद्र रस का उदाहरण। अभी एक उदाहरण देखो, बय लखन कुटिल बई बोहे, रदपुट फरकत नयन रिसोहे। ठीक है, कि बाके लखन बहुत क्रोधित हो गए, उनकी जो बोहें थी वो टेढ़ी हो गई और उनके मतलब उनके शरीर से क्रोध झलकने लगा और उनके आंखों में गुस्सा भर गया। ये युद्ध का वर्णन है, जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था उसका एक सीन है। ठीक है, अब यहाँ पर लक्ष्मण के क्रोधित होने का वर्णन है, तो स्थायी भाव कौन सा होगा इसमें? क्रोध। क्रोध है ना, क्रोध है। अब भाखे लखन कुटिल भाई बोए, बेटा यहाँ पर वर्णन है सीता स्वयंवर का, है ना। सीता स्वयंवर में जब सारे राजा उस धनुष को उठाने में वो रहे थे, असफल रहे थे, है ना, असफल थे। तब जनक ने ये कहा था कि मुझे लगता है कि धरती पे कोई वीर ही नहीं है। ओके, आप सभा में सब आए लोग वीर नहीं है, मैंने अपेक्षा लगा रखी थी कि आप में से कोई मेरे बेटी का वर बनेगा, लेकिन सब राजा सिर्फ नाम के राजा हैं, ऐसा कहा था। उस वक्त लक्ष्मण को क्रोध आया था, ये उस समय का वर्णन है। ओके, तो ये आपको पंक्तियों में नहीं पता चलता बेटा, यहाँ सिर्फ एक पंक्ति है, लेकिन जब आपको एग्जाम में पंक्तियां आती है ना, तब वो इनफ पंक्तियां आती है जिससे आप चीजें निकाल सकते हो कि इसमें आलंबन कौन होगा, विभाव कौन होगा, यदि पूछने वाला उन चीजों को पूछना चाहेगा। ठीक, बाकी जिस पंक्तियों में रोने की बात हो वो करुण रस है, जिन पंक्तियों में हंसी जैसी कोई सिचुएशन आए वहां हास्य रस है। अब यहाँ पर देखो, बाकी लखन कुटिल भय बोए, तो कि भाई ये जो हमारी भोए है ये कब टेढ़ी होती है? ये गुस्से में टेढ़ी होती है, जो जहां गुस्से की बात होगी वो रौद्र रस है। आप लोगों को क्या करना होता है, रस के पंक्तियों के सटीक अर्थ आप नहीं निकाल पाते बेटा, उसके कुछ शब्दों से आपको उस पंक्ति में छिपे हुए रस को पहचानना होता है। आप प्रैक्टिस भी करो ना बेटा अलग अलग उसके एग्जाम्पल्स की, तो वो इसी वे में करो कि उसके वर्ड्स पकड़ना सीखो कि इन पंक्तियों में पर्टिकुलर किस वर्ड पर जोर डाला गया, उससे आप उस रस को निकाल पाओगे। बाकी आप अगर सोचो कि मैं इस कविता का अर्थ समझ लूं या इसके पीछे की जो घटना है उस पर चला जाऊं, तो चार पंक्तियों से उस अर्थ पर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि आपसे एग्जामिनर जो है ना, पेपर सेटर, वो चाहता है कि आप आलंबन, आश्रय, विभाव तक पहुंचो, तो वो आपको उसी तरह की पंक्तियां सामने रखेगा कि आप उनको पकड़ पाओ कि यस यहाँ पर ये चीज है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि शब्दों को पकड़ना सीखो कि इस तरह के जो शब्द है ये रौद्र रस की कविताओं में प्रयोग में आते हैं, जैसे रीस है, बोहों का टेढ़ा होना है, आंखें लाल होना है, ये सारा के गुस्से की निशानियां है ना, तो रौद्र रस का यही है। अब बाके लखन, बाके मतलब लखन क्रोधित हो गए, चिल्लाए, एकदम जोर से बोले, कुटिल वही भोए, और उनकी जो भोए हैं वो टेढ़ी हो गई। ओके, तो अब यहाँ पर जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। अब किसके कारण उनको क्रोध आया, मैंने आपको बता दिया है, जनक के वचन, ये वचन, राजा जनक के वचन। ठीक है, अब किसके मन में क्रोध नामक भाव जागा? लक्ष्मण। लक्ष्मण में, है ना। अब उद्दीपक कौन होंगे? लक्ष्मण।
मैम लक्ष्मण। नहीं, लक्ष्मण कैसे उद्दीपक है? लक्ष्मण तो आश्रय है ना बेटा। उनका मुंह लाल हो जाएगा। नहीं, उद्दीपक गुस्से को और किसने बढ़ाया होगा? राजा जनक का निराश राजा होना। जनक। राजा जनक के कटु वचन, उसके बाद सभा में उपस्थित लोगों की हंसी। सभा में जो जनता उपस्थित है, क्या होता है? एक राजा जब बैठ रहा होगा तो उनको हंसी आ रही होगी, सभा के लोगों की आपस में जो बातचीत है वो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अनुभाव बताओ। अनुभाव इसमें दे रखा है ना, कुटिल भई बोए, रदपुट फरकत, बताओ। लक्ष्मण जी की भुहों का टेढ़ा होना। भुहों का टेढ़ा होना, उनके होठों का फड़कना, उनकी आंखों का क्रोध से लाल होना, लाल हो जाना। ठीक है। अब उसके बाद इसके संचारी भाव क्या हो सकते हैं? लक्ष्मण को जब क्रोध आया तो वो क्या क्या फील कर सकते हैं? अमर्ष, आवेश, आवेग। सबसे बड़ा आवेश। कि जब आपको गुस्सा आता है, गुस्से में सबसे ज्यादा हमें क्या आता है बेटा? आवेश, जोश आता है। गुस्से में तो होता है कि ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, वो चीज क्या है? वो आवेश है बेटा, ठीक है। एक उग्रता, उग्र हो जाते हैं, गर्म नहीं हो जाते। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं आप, वो उग्रता। एक है चपलता। चपलता मतलब कि आप में फास्टनेस आ जाती है। जब गुस्सा होता है तो बहुत से लोग होते हैं ना, गुस्से में टहलने लग जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो चपलता, थोड़ी चंचलता आ जाती है गुस्से में, कि आदमी एक्टिव मोड में आ जाता है, गुस्से में चपल हो जाता है। ओके, तो ये है हमारा करुण रस, ओ सॉरी रौद्र रस, ठीक है। कि जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, ठीक। तो हमारे 4 रस पढ़ चुके हैं हम, श्रृंगार, हास्य, करुण और रौद्र। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, कल हम आगे के रस पढ़ेंगे, ठीक है।